नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। इस बार हम देखिए पार्ट 3 देखने वाले हैं जो बचा हुआ है इंट्रोडक्शन का। अगर इसके पहले आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और वहां पर समझिए कि कैसे आप इंट्रोडक्शन का यूज बेहतरीन अपने आंसर में कर सकते हैं और अपने आंसर को और गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं, है ना। यह एक एक नंबर जो है ना आपका एक इंट्रोडक्शन के रूप में और कंक्लूजन के रूप में यही आपका एग्जामिनर के ऊपर बेहतर इंप्रेशन डालता है। उसके बाद ही अपने नंबर को आप उठा सकते हैं और एक एक नंबर एक एक उत्तर में अगर आप उठा रहे हैं अन्य की तुलना में तो आप ऑब्वियस सी बात है सबसे आगे निकल जाएंगे, है ना, नंबर के मामले में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इंट्रोडक्शन को समझना कि किस तरीके से इसका यूज करना है और कोई करंट की यदि न्यूज आती है या डेटा आता है उसको कहां कहां पर यूज करना है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। तो ये जो 3 पार्ट आपके आने वाले हैं ये एक तरीके से आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह आप यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी तरीके के फॉर्मेट में। जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक आपको बहुत सारे डायमेंशन पर बताया जाता है कि कहां कहां पर ये यूज होंगे। तो बहुत अच्छे से इनको देखिए और बार बार देखिए, ये रट के जाइएगा। अभी बहुत टाइम है आपके पास, 8 दिन है। काफी बेहतर ढंग से आप इनको याद भी कर सकते हैं इन सारे इंट्रोडक्शंस को। तो चलिए देखते हैं आज हम आगे के इंट्रोडक्शन जो बचे हुए हैं, है ना। ये आपका आखिरी पार्ट होगा इससे रिलेटेड। तो देखो यह जो दिया है वो शहरीकरण से संबंधित दिया हुआ है। अब देखो इसको यूज कहां पर करना है। जीएस पेपर 1 में आप जानते हैं ना, सोसाइटी के पेपर में शहरीकरण आपका टॉपिक दिया हुआ है। अब उस शहरीकरण के अंतर्गत जब आता है लिखने के लिए तो आपके पास डेटा देखो पहले दे दिया गया है कि 2050 तक आपकी जो जनसंख्या है वो 40% के आसपास तक शहरीकृत जनसंख्या होने वाली है ना। ये सारी न्यूज आपको पता है, ये डेटा आप बताएंगे और शहरीकरण की लगातार वृद्धि देखी जा रही है ना। तो अब इसको लेकर के समाधान के स्तर पर जब आप लिखते हैं तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो आप बताते ही हैं। साथ में अगर कोई आपके पास सफल केस स्टडीज होती है ना किसी जगह की तो वो जरूर बताया करिए। कैसे? देखो वही न्यूज यहाँ पर दी हुई है कि महाराष्ट्र ने क्या किया है, अपने पिपरी क्षेत्र में अस्पताल की छत पर कैफे बनवाया है ना। जो अस्पतालों की छत थी वहां पर उनको कैफे के रूप में निर्मित किया है। तो देखो एक तो डबल काम हो रहा है, नहीं एक पंथ दो काज जैसी बातें हो गई। शहरीकरण की समस्या का भी समाधान हो रहा है ना, लोगों के लिए फैसिलिटीज भी मुहैया कराई जा रही हैं। अब दूसरा गुजरात का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो जैसे फ्लाईओवर होते हैं ना, फ्लाईओवर के नीचे पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध होती है और शहरों में जमीन की उपलब्धता बड़ी कठिन होती है, लेकिन यह जमीन क्या है, बेकार पड़ी हुई है। इसका यूज किया गया है अगर, तो गुजरात के द्वारा बेहतर ढंग से यूज किया गया है इस फ्लाईओवर का। इसके नीचे आंगनबाड़ी क्षेत्र खोला गया है ना। और वही झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में डंपिंग यार्ड वगैरह बने रहते थे, उन डंपिंग यार्ड की जगह अगर बच्चों के लिए पार्क बना दिया जाए तो देखो ये एक तरीके का आप प्लान बता सकते हो कि सरकार इस तरीके की पॉलिसीज अपना सकती है। और क्या ऐसी पॉलिसी अपनाकर कहीं सफलता प्राप्त की गई है, ये होती है आपकी केस स्टडी। तो यह केस स्टडी आप महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जब देखेंगे तो पाएंगे हाँ, शहरीकरण की रोकथाम के लिए अति शहरीकरण पर जो समस्याएं आ रही थी ना, उन समस्याओं का समाधान कितने बेहतर ढंग से किया जा सकता है अगर वहां के स्थानीय समुदाय और सरकार चाह ले तो इस तरीके के आप मॉडल, जब सफल कोई अगर केस स्टडी होती है ना तो उसको आप हमेशा यूज किया करिए जब भी समाधान के स्तर पर अपना आंसर लिखा करिए। आप शहरीकरण पर जब भी उत्तर लिखेंगे उसमें समाधान बताएंगे तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो आपका आंसर और थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। यही आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है। अब देखो लैंगिक आधार पर, जो भेदभाव के आधार पर लिखेंगे लैंगिक भेदभाव पर, तो आपके पास पीछे बहुत डेटा बताया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वगैरह आप कोट कर सकते हैं ना, भारत की रैंक यहाँ पर बता सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर तरीके से आपको बताई गई। एक देखो यहाँ पर आप एंटोनियो गुटेरेस, जो आप जानते हैं ना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे, है ना। अब इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई जो किस पर, लैंगिक आधारित भेदभाव पर। तो यह टिप्पणी जरूर डालिएगा जब भी यार कंक्लूड करिएगा। कोई ऐसे वगैरह लिख रहे हैं वहां पर इसको बता सकते हैं। कैसे? इन्होंने बताया कि लिंग आधारित जो भेदभाव होता है वो हर किसी को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग सोचते हैं कि लिंग आधारित जो भेदभाव है केवल महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है, तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं है। यह महिलाओं को, लड़कियों को, पुरुषों को और बच्चों को, सभी को प्रभावित करता है। हम इसको जानते भी हैं, इफेक्ट भी जानते हैं क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इन्होंने बोला कि महिलाओं में जो निवेश करने से क्या होता है, सभी लोगों, समुदायों और अंततः देश का भी उत्थान होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया एक तरीके से इनकी आपको टिप्पणी मिल गई लिखने के लिए और आप उसको कोट कर देंगे, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो इसको आप यूज कर सकते हैं जब भी महिलाओं पर कोई भी आप लिख रहे हैं, लिंग आधारित भेदभाव पर कोई भी प्रश्न अगर आप लिखने को आता है तो इसको कंक्लूजन में डालिए। या कोई ऐसे लिख रहे हैं, है ना, लिंग आधारित कोई ऐसे आता है, अगर महिलाओं संबंधित कोई ऐसे आता है वहां इसको यूज कर सकते हैं। तो है कई जगह पर यूज इसका। फिर देखिए अगला जो है आपका वो मानसून के कहर पर है, यानी कि मानसून के कारणों पर। आप जानते हैं कि किस कारण मानसून का कहर देखा गया है ना। तो इसके बारे में आपको बताना नहीं है, आप ज्योग्राफी में जाइए वहां अच्छे से समझिए इसको। अगला आपका है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। चंद्रयान जो 3 मिशन है, आपने इसको देखा भी होगा कि इस बार भारत ने क्या है, सफल लैंडिंग प्राप्त कर, सॉफ्ट लैंडिंग जो है, सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक अर्जित कर ली है। तो ऐसा करने वाला आपको यह याद रखना है कि भारत जो है विश्व का चौथा राष्ट्र बना है ना। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा राष्ट्र है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे साउथ पोल पर, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर अगर पूछा जाए सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला
ये आपका पहला राष्ट्र है। तो आपको यह जरूर बताना है, जहां भी भारत अग्रणी रूप से आगे सबसे आगे खड़ा नजर आए तो वह चीज अपने इंट्रो में डालते हुए जरूर जाइएगा। यह आपका एक बेहतरीन सकारात्मक इंट्रोडक्शन बनाएगा। फिर आप बताएंगे इसके महत्व के बारे में पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है। सवाल एक देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपसे आपसे जरूर यहाँ से एक चंद्रयान 3 से सवाल आएगा। नहीं अगर प्रश्न आएगा, मान लीजिए जीएस पेपर 3 में नहीं सवाल आ रहा है, तो हो सकता है आपसे इससे संबंधित कोई निबंध लिखने को आ जाए, है ना, अंतरिक्ष क्षेत्र से। तो इस तरीके का ही इंट्रोडक्शन बताते हुए अपने आंसर को शुरू किया कीजिए। फिर देखो नीति आयोग पर आया है आपका बहुआयामी गरीबी। देखो बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर जब आपको डेटा पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखो यहाँ दो डेटा बताए जा रहे हैं। जब आप यूपी का एग्जाम दोगे तो अब यूपी में क्या है, आपको जब डेटा बताना है तो बताना है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर जो भारत में गरीब बाहर हुए हैं पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़, है ना, लगभग 13.5 करोड़ लोग क्या है, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, बहुआयामी गरीबी से, है ना। और वहीं जो यूपी में बात करोगे आप, तो यूपी में बताओगे 3.4 करोड़ लोग कहां से बाहर आए हैं, गरीबी रेखा से बाहर आए, वो भी बहुआयामी गरीबी से। बहुआयामी गरीबी के 3 मानक होते हैं, ये तो आपको बताया गया था, है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इन तीनों मानकों के आधार पर ही गरीबी का निर्धारण किया जाता है। और आपको यह भी बताया गया था पीछे कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जो जारी किया जाता है, यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को आधार बनाते हुए नीति आयोग के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, है ना। तो इतना डेटा आपको यहाँ से यूज करना है। यूज कहाँ पर करना है आपको पता है, जीएस पेपर 1 में आप यूज कर सकते हैं, है ना, 2 में भी यूज कर सकते हैं, सोशल जस्टिस में आप जब गरीबी पर लिखेंगे, 3 में भी गरीबी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो सिलेबस के टॉपिक्स आप देखोगे ना, तब इसका आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग है। फिर देखिए जो एनसीआरबी का डेटा है, ये किस पर है आपका, आकाशीय बिजली पर है। मान लीजिए आकाशीय बिजली की गिरने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इस पर देखा बताया गया है एनसीआरबी के द्वारा लगभग 2800 मौतें हुई। सामान्य सा डेटा है, आप चाहे तो याद कर लीजिएगा, है ना, चाहे तो छोड़ दीजिएगा इसको। फिर अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है, यूनेस्को ने क्या बोला, यूनेस्को ने बोला कि स्कूलों में एक केस स्टडी थी। जब यूनेस्को ने यह एक तरीके से इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद में यह बताया कि स्कूलों में क्या है, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया गया। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने पाया कि बच्चे जब स्मार्टफोन्स वगैरह ले जाते हैं तो उनके मानसिक विकास पर बहुत इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए यूनेस्को के द्वारा यह टिप्पणी दी गई। अब जब यूपीएससी का आप पेपर पढ़ोगे, पेपर जो इस बार का हुआ है, अभी मेंस का पेपर जो चल रहा है, इसमें जीएस पेपर 1 में यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है कि बच्चों के स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने पर इसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं ना, या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो उस पर देखिए जो प्रश्न आया है, ध्यान से पढ़ना। तो उस पर अगर आपके पास यह एक तरीके से इंट्रो तैयार होता है, यूनेस्को के द्वारा जो टिप्पणी दी गई है, इस तरीके के इंट्रो के साथ आप अगर अपना आंसर शुरू करते तो आपका आंसर थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता कि नहीं हो जाता। तो देखो इसीलिए बोलते हैं कि यह कैसे आपको तैयार करना है, कहां पर यूज करना है। अब देखो सोसाइटी में आप यहां पर यूज कर सकते हो जब भी बच्चों के मानसिक विकास पर कोई भी प्रश्न आता है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई है ना, वहां पर भारी जानमाल की हानि हुई है। तो देखो यह आपको बाढ़ से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो लिखना है। शहरी बाढ़ वगैरह पर आपको पता है दिल्ली और असम के क्षेत्रों में जो पीछे आपको डेटा बताया गया है, उसको आप इंट्रो के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसके कारणों पे आप जानते हैं, प्राकृतिक कारण और मानवजनित कारण, इन आधारों पर लिखना होता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा से संबंधित लिखते हैं। खाद्य संकट की बात की जा रही है। देखो खाद्य संकट पर पीछे डेटा आपको बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ खाद्य उत्पादन होता है, फिर भी 800 बिलियन लोग आपके क्या है, 800 बिलियन लोग आपके भूखे सोते हैं। तो देखो कितना बेहतरीन डेटा है, ये पीछे आपको कराया गया है। तो खाद्य संकट पर उससे बढ़िया डेटा आपके पास नहीं होगा, उसी को आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ बताया गया है खाद्य संकट से खाद्य सुरक्षा से निपटने के उपाय। खाद्य सुरक्षा से निपटने के उपाय नहीं, खाद्य संकट से आपको निपटने के उपाय। तो कैसे, देखो सबसे पहले बोला गया लक्षित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लक्षित दृष्टिकोण आप समझ रहे हो कैसे अपनाना चाहिए। देखो पहले तो लक्षित इस तरीके हो सकता है कि आप उस आबादी को टारगेट करिए जिसको वास्तव में खाद्य संकट की समस्या से जो जूझ रहे हैं, है ना। ये नहीं कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल जैसा अप्रोच जो होता है ना, कि सभी को एक बराबर ही हमने क्या किया, 35 किलो अनाज मान लीजिए देना है और उसमें सभी को एक बराबर दे दिया। हो सकता है किसी को 45 किलो की जरूरत हो, किसी को हो सकता है 20 किलो की जरूरत हो। तो आप इस तरीके से पहले टारगेट करिए उस जनसंख्या को, है ना। उसके बाद दूसरा होता है कि जो खाद्यान्न के स्तर पर, यह नहीं है कि खाद्यान्न के स्तर पर क्या करते हैं आप, गेहूं और चावल इस तरीके की फसलों को ही क्या आप केंद्र में रखते हैं, जबकि इसके अलावा फसलों के विविधीकरण करके, जैसे मान लीजिए मोटे अनाज को शामिल करिए। और मोटे अनाज को आप शामिल करेंगे तो खाद्य सुरक्षा को और बेहतर ढंग से आप स्थापित कर सकेंगे। कैसे, समझने की कोशिश करिए कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन होता है ना। मोटे अनाज का जब उत्पादन यहाँ पर होता है तो इन क्षेत्रों में जो पीडीएस जैसी व्यवस्था होती है ना, इसमें आप मोटे अनाज को शामिल कर सकते हैं ना। तो इस तरीके के कुछ सुझाव आपको देने हैं उपाय के स्तर पर। यह सुझाव यदि आप देंगे भी तो आप समझ लीजिए बहुत बेहतर तरीके से खाद्य सुरक्षा को स्थापित कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे पीएम पोषण, पीडीएस, इनको बेहतर क्रियान्वित करने की जरूरत है। और क्रियान्वित कैसे, आपको बताया गया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है आपका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का, इसके अधीन ही इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की जरूरत होती है ना। फिर आप बताएंगे कि बुनियादी ढांचे का निर्माण करना बहुत जरूरी है। देखो यार, जब तक आप होल्डिंग कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे किसान के आसपास,
तब तक आप कैसे खाद्य सुरक्षा स्थापित कर पाओगे? फिर आप बताइए, स्थानीय सरकारों की भी वहां पर भूमिका रहती है, और नागरिक समाज। देखो, स्थानीय समुदाय भी बहुत जरूरी है, स्थानीय सरकार भी बहुत, इसकी भी भूमिका बहुत जरूरी है। इनके बिना सहयोग के एक खाद्य सुरक्षा जैसी खाद्य सुरक्षा को हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे सुझाव के स्तर पर आपको जब भी कभी लिखना है, इन्हीं सारे पॉइंट्स पर आपको सुझाव के स्तर पर बताना है। फिर देखो, अगला जो दिया हुआ है, केरल के इलावरम कुंजी गांव है ना। केरल के इलावरम कुंजी गांव जो है आपका, कुंजी गांव याद रखिएगा। कुंजी गांव में हुआ क्या है, देखिए, धार्मिक, आप अगर सांप्रदायिकता आप जानते हैं, पेपर 1 में आपके दिया हुआ है टॉपिक, है ना, सोसाइटी में। अब वहां पर आता है सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए सामाजिक सौहार्द या धार्मिक सौहार्द बहुत जरूरी है। अब सांप्रदायिक सौहार्द का कोई अगर बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास, तो आप डाल दीजिएगा। कोई अगर आपके पास आता है, सरकारों के स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो एक केरल राज्य का आपके पास देखिए, इस गांव का बेहतरीन एग्जांपल है। क्या है, ये दो तिजोरियां बनाई गई हैं, और दोनों क्या है, अलग अलग धर्मों की हैं, और इनको दोनों को एक मंच पर एक ही साथ रखा गया है। तो देखिए किस तरीके से वहां उस क्षेत्र में धार्मिक सौहार्द या सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की कोशिश की गई है केरल के द्वारा, है ना। तो ये बेहतरीन एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे प्रयास और भी राज्यों में किए जा सकते हैं। अब आती है बाघों के संरक्षण पर। देखिए, बाघों के संरक्षण में आप जानते हैं कि सबसे हम अग्रणी राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। अभी क्या हुआ है, अभी भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार जो डेटा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि बाघों की जनसंख्या में और वृद्धि हुई है ना। कितनी हो गई है, 3167। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वन्य जीव संस्थान के द्वारा जो भी डेटा आया है बाघों की संख्या को लेकर के, उसके अनुसार हमारी जो जनसंख्या है बाघों की, अभी भारत में 3167 बाघ मौजूद हैं, है ना, ये बता देना है। फिर आप देखिए, अगला जो आपका इंट्रो है वो आप साइबर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो, जीएस पेपर 3 में आप साइबर सुरक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं कि साइबर हमले की चुनौती हमेशा एक समस्या बनी रहती है ना। कोई भी अगर डिजिटल संबंधी कोई भी प्रावधान किया जाता है सरकार के द्वारा, वहां पर एक साइबर हमला एक मुख्य चुनौती रहती है सरकार के सामने। और साइबर हमले में भी आप जानते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में रैनसमवेयर वगैरह का यूज किया जाता है। अब रैनसमवेयर को लेकर ही एक न्यूज चर्चा में थी, कौन सी, अकीरा रैनसमवेयर। सर्टिन जो संस्थान है आपकी पुणे स्थित, इसके द्वारा चेतावनी जारी की गई थी, किसको लेकर के, अकीरा रैनसमवेयर को लेकर के। तो आपको जब भी बताना है, अगर कोई भी साइबर हमला से संबंधित कोई भी उत्तर आता है लिखने के लिए, तो यहां से आप शुरू भी कर सकते हो कि हाल ही में सर्टेन पुणे के द्वारा अकीरा रैनसमवेयर को लेकर चेतावनी जारी की गई। इस तरीके का इंट्रो बताना है। या चिंता के स्तर पर आपको जब भी चिंताएं लिख रहे होंगे, तो इस तरीके के जो रैनसमवेयर की आप चिंताएं लिखेंगे, उसमें एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे किसके बारे में, अकीरा रैनसमवेयर के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कौन से रैनसमवेयर को लेकर के चेतावनी जारी की, कम से कम अकीरा, इतना तो याद ही कर लेना है ना। अकीरा मूवी तो आपने देखी होगी ना, उसके आधार पर याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, समलैंगिक विवाह को लेकर पीछे आपको बताया गया था, समलैंगिक विवाह पर नैतिकता और समानता के मामले पर क्या होती है, डिबेट होती है। वहां पर आपको सैंडल का स्टेटमेंट दिया गया था, है ना, किस तरीके से उन्होंने बोला कि समानता के सिद्धांत को हमेशा सदैव प्राथमिकता देनी चाहिए, ये तो आपको याद होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि समलैंगिकता विवाह पर जो कानूनी मान्यता दी गई है ना, उसके आधार पर अब बोला जाता है कि यहाँ लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत भी है समलैंगिकता पर। कैसे बदली जा सकती है, देखो, ये आपको प्रयोग कहां पर आप कर सकते हो, इसको बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर सकते हो जीएस पेपर 4 में। एटीट्यूड आपका जो है ना, एटीट्यूड के भीतर आप प्रयोग कर सकते हो, कैसे लोगों की मानसिकता में बदलाव शिक्षण संस्थानों के स्तर पर करना चाहिए। बच्चों में जो मानसिकता बदली जा सकती है, वो सबसे बेहतरीन माध्यम हो सकता है उनका शिक्षण संस्थानों के माध्यम से। उसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका ब्रेकिंग बैरियर्स अभियान। कैसे, यहाँ पर जो ब्रेकिंग बैरियर्स अभियान है, ये दिल्ली स्कूल के बच्चों के द्वारा यह अभियान चलाया जाता है ना। किया क्या जाता है, इसमें जो एलजीबीटीक्यूआई के समुदाय के लोग हैं ना, इनके प्रति जो जुड़े हुए मिथक्स वगैरह होते हैं ना, जो गलत धारणाएं बनी हुई है समाज में, इनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से। ब्रेकिंग बैरियर्स, यही है कि ब्रेकिंग बैरियर तोड़ना, बैरियर तोड़ने का अभियान है। किस तरीके का बैरियर, अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो आप देखो, इसको एटीट्यूड चेंज करने संबंधी जो शिक्षण संस्थानों की भूमिका होती है, वहां पर एक बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया कि नहीं, आपको मिल गया। केवल आप यही बोलकर निकल जाओगे कि कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, उसके साथ अगर एग्जाम्पल भी दे दोगे, आपका आंसर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर इकोवास, इकोवास जो होता है आप जानते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। जो आपके देखिए अफ्रीका दिख रहा है, ये आपका अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में जो कुछ आपकी है राष्ट्र हैं, ये मिलकर के एक संगठन बनाते हैं इकोवास। ये पश्चिमी अफ्रीका का अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है। अब देखो, ये हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है पढ़ना, समझना कि यहाँ पर भाई अगर कोई मान लीजिए संघर्ष हो रहा है, कोई सैनिक संघर्ष हो रहा है, आपसी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये इसके साथ क्या है, भारत भारत के लिए अफ्रीका बहुत महत्वपूर्ण है। जब अभी आईआर के अभी टॉपिक्स देखोगे, तो उसमें भारत अफ्रीका के संबंधों में देखोगे, तो यह जो राष्ट्र हैं, ये सारे राष्ट्र हैं, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इन राष्ट्रों में शांति व्यवस्था कायम रखना बहुत जरूरी है। इस कारण ही यह हम देख रहे हैं, यह न्यूज। तो इसका अब जब चुनौती के स्तर पर जब भी लिखेंगे अफ्रीका के साथ संबंधों के स्तर पर चुनौती, तो आप वहां पर एक चुनौती के स्तर पर यह पॉइंट भी डाल सकते हैं कि पश्चिमी जो अफ्रीकी राष्ट्र हैं, इनमें लगातार क्या है, आपसी संघर्ष बना हुआ है ना, टकराव की स्थिति है। इससे भी हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। चलिए, अब देखो यूज कैसे किया जाता है,
कोई भी घटना का, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर देखिए अगला आपका आता है मानव विकास रिपोर्ट पर। देखो मानव विकास रिपोर्ट क्यों जरूरी है पढ़ना यहाँ पर। मानव विकास रिपोर्ट इसलिए पढ़ना जरूरी है, देखिए हम आर्थिक वृद्धि के मामले में समझते हैं हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में क्या है, जीडीपी के मामले में भी हम पांचवें स्थान पर हैं। लेकिन ये मानव विकास के मामले में देखा जाए तो यहाँ से हमें आर्थिक विकास समझ में आता है अपना। मानव विकास रिपोर्ट में जब हम भारत का स्थान देखते हैं तो हम 132वें स्थान पर खड़े नजर आते हैं। आप देख रहे हो 5th एंड 132, कितना बड़ा गैप है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो मानव विकास रिपोर्ट है यह आपको बताती है कि भारत का स्थान सतत विकास या समावेशी विकास के मामले में कहां पर है ना। तो इसलिए जब भी सतत समावेशी विकास पर आपको लिखना हो, है ना, या मानव विकास पर लिखना हो, या ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट पर जब भी लिखने को आए तो इस रिपोर्ट को आधार बनाइए। इस रिपोर्ट के साथ ही आप अपने इंट्रोडक्शन को चालू करिए, या दोनों को कनेक्ट करते हुए लिखिए, है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट और मानव विकास रिपोर्ट दोनों को कनेक्ट करते हुए लिखेंगे, उसका एक बेहतरीन अलग ही इंप्रेशन बनेगा। फिर आप बताएंगे लैंगिक असमानता सूचकांक। देखो यहाँ पर आप ये मत याद रखिएगा लैंगिक असमानता, क्योंकि आप केवल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आप याद रखिएगा, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 127वीं रैंक है। पिछली बार कितनी थी, 2022 वाले में 135 थी, यहाँ पे 8 का सुधार हुआ है ना। लेकिन यह सुधार अभी भी संतोषजनक नहीं है, यह पीछे बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है। तो बस आप वही याद रखिएगा, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो आई है ना उसको याद रखिए, वही डेटा याद करके जाइएगा, उतना भी याद रहेगा ना तो उसको आप यूज कर दीजिएगा जब भी आएगा। जीएस पेपर 1 में भी यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी अगर ऐसे वगैरह में आता है मौका मिले वहां यूज कर देना। अब देखो लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर के है, लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर के भारत सरकार की जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसके अनुसार 2030 तक भारत को शीर्ष 25 राष्ट्रों में शामिल करना है। देखो भारत, लॉजिस्टिक का मतलब समझते हो माल की ढुलाई जो होती है, ठीक, आवाजाही जो माल की होती है ना उसी को लॉजिस्टिक के रूप में समझा जाता है। अब इसको लेकर जो सरकार की नीति है इसमें यह है कि इतनी बेहतरीन नीति कर देनी है। नीति कैसे बेहतर करनी है, लागत कम करनी है ना, समय कम करना है, इन चीजों से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, निर्यात बेहतर होगा भारत का। तो यह लॉजिस्टिक पॉलिसी बहुत बेहतरीन है, इसका उद्देश्य समझ में आ रहा है, और उद्देश्य सरकार का यह है 2030 तक क्या है, टॉप 25 कंट्रीज में हमें शामिल करना है, किसको, भारत को। तो पहला तो देखिए यह पता होना चाहिए, जब भी आप जीएस पेपर 3 में लॉजिस्टिक अवसंरचना के स्तर पर लिखिए या परिवहन के स्तर पर लिखिए तो यह जरूर बताइएगा कि सरकार का आखिर वर्तमान में लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर के। फिर आप देखिए लीड्स सूचकांक के बारे में आप बता सकते हैं, जब भी उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वहां पर बताइएगा कि, या व्यापार सुगमता को लेकर के आता है ना, तो उसमें लीड्स को जरूर कोट करिएगा कि लीड्स 2022 में जो लैंडलॉक्ड आपके कंट्रीज, लैंडलॉक्ड आपके स्टेट्स होते हैं ना, जो आपके लैंडलॉक्ड आप समझते हो ना कि जैसे उत्तर प्रदेश आपका क्या है, लैंडलॉक्ड आपका स्टेट है ना, जिसके चारों तरफ भूमि ही होती है, भूमि से ही घिरा होता है, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी में शामिल हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी अचीवमेंट है ना, तो इसको आप जरूर शामिल करना। जब भी इस फैक्ट को आप यूपी के लिए शामिल कर सकते हैं। ऊपर वाली जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है टॉप 25 में आपको शामिल करना है भारत को, तो इसको आप कहां पर, भारत में, भारत के संदर्भ में शामिल कर सकते हैं ये पेपर 3 में। तो देखो दोनों आपको बताया जा रहा है कि कहां पर आप यूज भी कर सकते हैं, यह भी साथ साथ बताया जा रहा है। फिर देखिए भुखमरी सूचकांक पर रिपोर्ट आती है, तो खाद्य सुरक्षा पर जब भी आपको बताया गया है, खाद्य संकट में बताया गया कि इसको बताया नहीं गया भुखमरी को साथ में इंक्लूड करते हुए, कैसे कि एक तरफ तो हम खाद्य उत्पादन के मामले में रिकॉर्ड स्तर की एक तरीके से उत्पादन करते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भुखमरी के मामले में हम 107वें स्थान पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो दोनों में द्वंद्व नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम सोसाइटी में यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं ना, गरीबी और भुखमरी वहां पर भी देखिए सिलेबस दिया हुआ है आपका। या ऐसे वगैरह में जब भी आपको द्वंद्व दिखाना है तो इस तरीके से ऐसे में इसका यूज किया जा सकता है। इस तरीके की है कि इतनी मतलब रिच एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है, इसको आप कई जगह यूज कर सकते हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए। एक ही इन्फॉर्मेशन को आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं, बस सोचना है कि कैसे कहां पर। फिर देखो अगला आता है आपका टाइगर रिजर्व को लेकर के। देखो भारत के संदर्भ में जब भी आपको लिखना है तो आपको 3167 याद रखने हैं, हमारे बाघ इस समय मौजूद हैं। फिर यूपी के संदर्भ में यदि आता है लिखने के लिए तो आप यूपी के संदर्भ में बताइए कि अभी देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, उसका नाम क्या है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। और इसकी तुरंत देखिए यूपी का आप मैप बनाइएगा, इस स्पीड में एक तरीके से मैप बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आप इसकी लोकेशन बता दीजिएगा। यह देखिए आपका चित्रकूट है और चित्रकूट में ही आपका कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है ना। इस तरीके का आप लोकेशन बताते हुए अगर इसकी साथ में यह भी बता देंगे जो 53वां देश का टाइगर रिजर्व है वह है कहां पर, यूपी में, तो अपना आंसर ऐसे ही शुरू करिएगा। फिर बताइए भाई यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है, उनके बारे में आपको देखिए इन्वायरमेंट के सेक्टर में आपको बता दिया गया, और फिर अपना आंसर आप कंक्लूड कर दीजिएगा जो इससे संबंधित प्रश्न आता है। बाघ संरक्षण से लेकर के क्वेश्चन देखिए आने की गुंजाइश है। चलिए अगला अगला है आपका पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट पर। देखो पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट, जब पर्यटन आप पढ़ रहे थे, पर्यटन क्षेत्र पढ़ रहे थे यूपी में, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझाया गया था। कैसे, यहाँ देखो थोड़ा सा बेसिक्स एकदम बता दे रहा हूँ शॉर्ट्स में, इन शॉर्ट्स में। देखो आपका जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र 50% का योगदान रखता है जीडीपी में, है ना। इन तृतीय क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं आपके, एक आईटी क्षेत्र है, एक आपका टूरिज्म है। अब यह टूरिज्म ही यहाँ पर देखा जाता है, टूरिज्म की भूमिका जब इतनी महत्वपूर्ण है ना, सेवा क्षेत्र में यह टूरिज्म इतनी बड़ी भूमिका रखता है, तो टूरिज्म का एक तरीके से विकास करना बहुत जरूरी है, और विकास में और इसकी वृद्धि में यह कंटिन्यूटी बनी रहे, यह भी सरकार चाहती है। तो इसके लेकर के पॉलिसीज वगैरह बनाती है ना। अब पॉलिसीज पर्यटन को लेकर के जो नीतियां बनाई जाती है हम देख
देख चुके हैं पर्यटन नीति को लेकर सरकार का क्या लक्ष्य है, या वर्तमान में पर्यटन नीति किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की जा रही है, या भारत में किस तरीके से पर्यटन नीति लागू की जा रही है। ये तो हमने जीएस के पेपर के 3 में देखा है ना, और उत्तर प्रदेश में हमने जो भूगोल वाले पोर्शन में देख लिया था, है ना, जीएस पेपर 6 में देख लिया था। तो इन दोनों से प्रश्न वहां से आने की गुंजाइश है। लेकिन इसके साथ अगर इंट्रोडक्शन आपको यूज करना है तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट, वहां पर भी बताया गया था कि इस भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट की डेटा के साथ ही आपको इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। इसमें बता सकते हैं जो घरेलू पर्यटक है ना, उनके लिए सबसे पसंदीदा स्थल आपका ताजमहल है। देखो, सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थल आप बताएंगे घरेलू पर्यटकों के लिए कौन सा है, ताजमहल है। कहाँ है आपका, यूपी में है, यह डाल सकते हैं। दूसरा एक डेटा इसमें बताया गया था कि जो टोटल आपके पर्यटक आते हैं, कुल पर्यटक आते हैं, उनमें सर्वाधिक पर्यटक किस राज्य में आते हैं, तेलंगाना में आते हैं, और दूसरे स्थान पर कहां पर आते हैं, आपके यूपी में आते हैं। देखो, यह भी बता सकते हो आप। और जैसे हमने यहाँ बताया कि घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल ताजमहल है, उसी तरीके से आप बता सकते हैं विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल इसमें क्या बताया गया था इस रिपोर्ट में, तमिलनाडु है। यह प्रीलिम्स के स्तर पर सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमें निकालना है केवल उत्तर प्रदेश संबंधी कोई न्यूज, और वही आपको निकालना है टोटल जो आपके पर्यटन आते हैं। जब आप राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के मामले में कोई लिखेंगे तो वहां यह बताएंगे, लेकिन कोट करना है, रेफरेंस देना है आपको किसको, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट को, है ना। तो इस तरीके से इंट्रो बनाए जाते हैं आपके, और कई जगह पर देखिए यूटिलाइज हो जाता है। आपको बेहतरीन ढंग से आप समझ में आ गया होगा पूरा कहां कहां पर यूज करना है, पर्यटन क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। फिर देखो, यह अगली न्यूज जो है आपकी, वह है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत इसमें बोला गया है कि अब भारत जो है वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रख दिया गया है। अब यह न्यूज इंपॉर्टेंट किस हिसाब से हो जाती है, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानते हैं आप जीएस पेपर 4 के संदर्भ में, जब राजनीति के संदर्भ में आप राजनीतिक जवाबदेहिता पर लिखिएगा तो सरकार के कमिटमेंट पर बहुत बेहतरीन आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। कैसे, देखो वैश्विक स्तर पर जो रखा गया है लक्ष्य वो 2030 है, और वहीं राष्ट्र के स्तर पर लक्ष्य रखा गया 2025, यानी कि हम 5 साल पहले टीबी मुक्त होने की लक्ष्य बना चुके हैं। तो यह सरकार का कमिटमेंट दिखाता है ना। इस तरीके का कमिटमेंट होगा तो सरकार अपनी नीतियों का बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकती है। तो यही कमिटमेंट आपको बताते हुए एग्जाम्पल देना है टीबी मुक्त अभियान को लेकर के, जो सरकार ने कमिटमेंट बनाया है ना। तो यह बताना है। फिर आपको बताना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2023 की रिपोर्ट थी, इसको कैसे यूज करना है। इसको देखो जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट के पोर्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। यूज ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके G20 कंट्रीज है ना, G20 कंट्रीज में टॉप 10 में शामिल कोई अगर एक राष्ट्र है जो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन को, मतलब क्लाइमेट चेंज में प्रदर्शन को लेकर बेहतर कार्य कर रहा है, वो आपका है भारत। कौन सी रैंक है भारत की, 8वीं। देखो इसको यूज कैसे इस फैक्ट को किया जाता है, यूज ऐसे किया जाता है कि ये देखो G20 के जो राष्ट्र हैं वो आर्थिक गतिविधियां, यहाँ पर आर्थिक वृद्धि बहुत तीव्र गति से देखी जाती है ना। आर्थिक समृद्धि के मामले में ये सबसे मोस्टली ज्यादातर कैसे विकसित राष्ट्र हैं। लेकिन क्या ये साथ साथ आर्थिक विकास के साथ, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्या पर्यावरण के विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं, साथ के साथ नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से क्या है, आप बता सकते हो कि भारत किस तरीके से आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण में संतुलन, इनके साथ पर्यावरण का विकास दोनों में संतुलन बनाते हुए कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको देखिए यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं इस सूचकांक को। किसको, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। अब समझ में आया किसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी आंसर में। तो पर्यटन संबंधी अब पर्यावरण संबंधी जब भी जलवायु परिवर्तन पर कोई प्रश्न आएगा तो यह आपके पास सूचकांक बेहतर ढंग से यूज करने के लिए रहेगा स्कोप। और इसमें 8वीं रैंक आई है भारत की, टॉप 10 में शामिल हुआ है तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो कुछ चीजें बताई गई हैं जो एग्जांपल्स के रूप में आप यूज करिएगा अपने आंसर्स में। जैसे ई सुश्रुत क्या है, आप यूज करेंगे जब उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के प्रबंधन संबंधी, जैसे अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न आता है उसमें कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश के प्रयास बताएंगे आप, सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास के स्तर पर ई सुश्रुत को शामिल करना। इसके माध्यम से क्या है, उत्तर प्रदेश प्रबंधन सूचना प्रणाली को यह लागू किया गया है ना। इसके माध्यम से अस्पतालों में बेहतर तरीके से प्रबंधन स्थापित किया जा सकता है। फिर आप प्रहरी मोबाइल ऐप बताएंगे। सीमा सुरक्षा पर जब आप लिखेंगे तो प्रहरी मोबाइल ऐप के बारे में जरूर बताना है ना। सीमा सुरक्षा बलों की मदद हेतु यह लाया गया था। सेव अभियान क्या है, सेव अभियान क्या है आपका, सेव का फुल फॉर्म है आपका सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। किसके विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन और वायलेशन किसके विरुद्ध, बच्चों के प्रति। जो बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण है उनसे सुरक्षा के लिए यह सेव अभियान चलाया गया। तो यहाँ पर जब बच्चों के प्रति आप लिखेंगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं तो इस अभियान को डालने की कोशिश करना आप सेव अभियान को होती है। कुछ चीजें आपके वैल्यू एडिशन मटेरियल के रूप में चीजें कुछ बता दी गई। हालांकि आगे देखते हैं रोकथाम को लेकर के। देखो किसकी रोकथाम, आत्महत्या रोकथाम। आत्महत्या रोकथाम को लेकर कोई नीतिगत स्तर पर यदि प्रयास आपको बताने हैं तो यह बताइएगा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति। इसके तहत सरकार के द्वारा बोला गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बोला है कि यह जो पॉलिसी है यह 2030 तक मृत्यु दर में 10% की कमी लाएगी, है ना। यह लक्ष्य रखा गया है। तो यह देखो इंट्रो आप कहां पे यूज कर सकते हो। कोई प्रश्न अगर मान लीजिए जीएस पेपर 3 या 2 में कहीं 1 में 2 में कहीं पर भी अगर आता है आत्महत्या, भारत में बढ़ती आत्महत्या है ना छात्रों की बेसिकली, क्योंकि जो भी एनसीआरबी का डाटा आया था उसमें यह पाया गया था कि जो छात्रों की जो आत्महत्या की दर है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। संख्या नहीं याद रखती कोई बात नहीं, लेकिन इसमें यह याद रखना चाहिए कि ज्यादातर आत्महत्या हुई है वो छात्रों ने की है ना। और छात्रों ने किस कारण से की है, अपनी परीक्षा में फेल हो जाने के कारण।
तो फेल क्यों हो रहे हैं इसके ऊपर आपको बताना है, इनके ऊपर किस तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है ना। उस दबाव के चलते क्या है, इनके पास कोई दूसरा कदम नहीं रहता है, तो वह आत्महत्या की ओर ही आगे बढ़ते हैं। तो इसके समाधान के स्तर पर ही सरकार राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति नीति के जो प्रावधान रहेंगे वो आप समझ सकते हैं। जो समस्याएं रहेंगी ना सर सामने, उन्हीं समस्याओं का समाधान खोजते हुए पॉलिसी बनाई जाएगी। बेसिकली आपको यहाँ पर लक्ष्य बताना है कि 2030 तक 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरीके का लक्ष्य ही बताते हुए आप अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। फिर आप अपने आंसर को भी पूरा कर देंगे इस इंट्रो के साथ में, अगर आप शुरू करेंगे, है ना। पूरा फॉर्मेट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कि भाई आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे तो क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, परिवार के स्तर पर खोजो, समाज के स्तर पर खोजो, ऐसे एक सीक्वेंस बनाते हुए खोजते चले जाओ। फिर समाधान के स्तर पर भी आप इन्हीं में ही कौन कौन सी समस्याओं पर समाधान खोजा जा सकता है उन्हें आप बता दो, है ना। आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ है अगला है आपकी न्यूज, भारत के पहले निजी प्रक्षेपण यान को लेकर के। देखो विक्रम एस की आप लगातार न्यूज आपने जब प्रीलिम्स किया होगा तो विक्रम एस के बारे में पढ़ा होगा कि पहला निजी प्रक्षेपण यान है। क्या इसको यूज कैसे करना है, देखो आप जीएस पेपर 3 में जब आप पढ़ोगे, जीएस पेपर 3 में पढ़ोगे कि भाई इसरो वगैरह है ना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न अगर बना दिया गया तो वहां पर क्या विक्रम एस का कोट नहीं कर सकते हो आप बताओगे कि भाई विक्रम एस जो है स्काई रूट जो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है ना, जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, इसके द्वारा ही यह बनाया गया था। कौन सा, विक्रम एस। तो इस तरीके का एग्जाम्पल देते हुए आप अपने आंसर को शुरू करना कि भारत का यह पहला निजी प्रक्षेपण यान है ना, जिसे विकसित किया गया है किसके द्वारा, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो बस इतना डेटा आपके पास होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने से क्या फायदे हो सकते हैं इससे हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को, और क्या इसमें चुनौतियां देखी जा सकती हैं। चलिए वो तो एक आपका प्रश्न जो बनता है मॉडल, इसी तरीके के प्रश्न की मॉडलिंग की जाती है और आपको इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा लिखना है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। फिर अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर। देखो यहीं से आपका नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया। तो आपको ये डेटा नहीं इंपॉर्टेंट रखना है कि यहाँ पर कितना उत्तर प्रदेश संबंधित बताया गया, बल्कि आपको याद कौन सा रखना है, नीति आयोग के वाला याद रखना है। बताया गया था ना क्लियर रूप से कि 13.5% गरीब कहाँ, भारत से पिछले 5 वर्षों में बाहर हुए हैं, और यूपी से 3.4% गरीब जो है बाहर हुए हैं बहुआयामी गरीबी से। कहाँ कहां से, उत्तर प्रदेश से। तो ये आपका डेटा है, बहुत क्लियर ढंग से कई बार बता दिया गया है, अब आपको भी याद हो गया होगा। वीडियो देखते देखते नहीं याद हुआ है तो फिर से देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दोबारा देखने से याद हो जाएंगे। फिर देखिए अगला है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के यह याद रखना है, देखिए 2 तरीके का स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है, ग्रामीण स्तर पर, एक शहरी स्तर पर, और उसमें भी रैंकिंग जो है शहरों की अलग अलग की जाती है। ज्यादातर आप जानते होंगे इंदौर पहली रैंक पर ज्यादातर दिखाई देता है ना। लेकिन यहाँ बात की जाएगी, आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर लिखने को आता है ना, कोई स्वच्छता संबंधित प्रश्न लिखने को आए, तो आप बताना कि जो गंगा शहर है ना, गंगा शहर है में, वो भी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आपका उत्तर प्रदेश का बिजनौर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ से आपको यह न्यूज निकालनी है जब भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप लिखना, किसके, स्वच्छता संबंधित यदि प्रश्न कोई आता है तो बस यह आपको जरूरी हो जाता है यहाँ पर निकालना। फिर आप बताएंगे वैश्विक खाद्य सूचकांक पर। देखो वैश्विक खाद्य सूचकांक पर बहुत ही ज्यादा खाद्य संकट और खाद्य सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छे से आपको पीछे टॉपिक सारे क्लियर कराए गए हैं, और खाद्य सुरक्षा पर इससे अच्छा आपको मटेरियल अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा डेटा आपको बेहतरीन ढंग से दे दिया गया है किस तरीके से आपको इंक्लूड करना है भुखमरी के साथ कनेक्ट करते हुए। और यदि और बेहतर ढंग से खाद्य सुरक्षा को, खाद्य संकट को समझना है तो जाइए सोसाइटी वाला आपका वीडियो जो है उसमें पहले पार्ट में देखिए, वहां बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। अब यहाँ पर यह बताया जाता है कि ये दोनों चीजें आप जानते हैं, फसाई वगैरह जो मानक निर्धारित करता है ना कि खाद्य सुरक्षा को लेकर क्या मानक होने चाहिए, वो सारे फसाई के माध्यम से, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है आपका 2013 का, यह अधिनियमित करता है इन चीजों को, है ना। ये सारी चीजें आपको बहुत बार बताई गई हैं और अब तो आपको याद भी हो गई होंगी, अब आप भूलेंगे नहीं। फिर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नीति आयोग बोलता है कि इसमें क्या है, 976 जो है बिलियन डॉलर की वृद्धि की उम्मीद इस बार बताई जा रही है, किसमें, अर्थव्यवस्था में, कब तक, वर्ष 2035 तक। देखो नीति आयोग कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको 2035 तक लगभग 976 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी। तो जीएस पेपर 3 में जब भी आप लिखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न आता है तो इसके महत्व को बताते हुए अगर आंसर अपना आप शुरू करेंगे, इस तरीके की टिप्पणी आप नीति आयोग की देते हुए शुरू करेंगे, तो आपका आंसर थोड़ा सा क्वालिटेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर आप इसको बढ़िया से याद कर लेते हैं तो देखो प्रेषण पर यहाँ रिपोर्ट है विश्व बैंक की, तो देखिए विश्व बैंक की प्रेषण पर रिपोर्ट पीछे भी आपको कराई गई है, ये दोबारा रिपीट हो रही है, तो आपको चलिए रिकॉल करा दी जाती है कि क्या आपने पढ़ी थी वहां पर। ध्यान करिए वहां पर क्या पढ़ाई गया था, कौन सी रिपोर्ट थी, नाम याद है आपको, देखिए उसका नाम था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, याद है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था 100 बिलियन डॉलर क्या है इस बार भारत में प्रेषण अनुमानित है, जो सभी राष्ट्रों में सर्वाधिक है ना। ये आपको बस इतना ही फैक्ट याद रखना है, इसके माध्यम से आपका पूरा प्रेषण संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप उस पर इंट्रो बताते हुए फिर आगे सारी बातें आप बता देंगे, आंसर में जो भी पूछा जाएगा डिमांड होगी। अब देखिए अगला है स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा आया एमएमआर पर, मातृत्व मृत्यु दर पर। देखो स्वास्थ्य संबंधित यदि महिलाओं संबंधी कोई प्रश्न आता है ना, महिलाओं की स्थिति पर यदि प्रश्न आता है कोई भी, या स्वास्थ्य पर सरकार की नीतियों पर प्रश्न आता है, तो आप बता सकते हो कि महिलाओं संबंधी जो मातृत्व मृत्यु दर है वो वर्तमान में भारत सरकार का कितना है, भारत में 97 है। यानी कि यह समझते हो आप कि नहीं,
प्रति लाख जो जीवित जन्म हो रहे हैं बच्चों के, उसमें 97 जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। इसका लक्ष्य सरकार ने क्या रखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है 2030 तक 70 लाना है। वहीं आप अगर यूपी का देखोगे ना, यूपी का एमएमआर जो है आपका 167 है, यह और बुरी स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश का भी डेटा आपको मिल गया। जब भी महिलाओं संबंधित कोई भी मुद्दा आएगा लिखने के लिए, तो एक वहां पर चुनौती के स्तर पर यह बता सकते हो कि बड़े स्तर पर क्या है, एमएमआर दर अभी भी बनी हुई है। जब भी आप लिखते हो स्वास्थ्य के स्तर पर, तब आप लिख सकते हो, या जनसंख्या नीति पर, जनसंख्या जो नीति है, नई जनसंख्या पॉलिसी है, वहां पर भी एमएमआर के बारे में आपको बताया गया था कि एमएमआर, आईएफआर, ये सारे टारगेट्स हैं, इन सभी को ही नियंत्रित करना है। तो कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि 97 राष्ट्रीय स्तर पर है और यूपी की 167 है, और 97 अगर है तो लक्ष्य कितना है आगे 2030 तक, इसको 70 लाना लक्ष्य है। बस इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको एमएमआर संबंधित। इसको आप यूज कर लेंगे, कई जगह पर यूज कर सकते हैं, चाहे आप सोसाइटी के पेपर में यूज कर लीजिए, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, यूपी के पेपर में जहां पर सोसाइटी वगैरह है ना उसके टॉपिक में, वहां पर यूज कर सकते हैं इसको। अब देखो केंद्रीय बजट में कुछ सरकार के महत्वपूर्ण कदम है, और यह जितने महत्वपूर्ण कदम आपको यहाँ 4-5 बताए जाएंगे ना, ये सरकार के फोकस्ड एरिया है। यहाँ पर से देखिए सवाल जरूर मिलेगा और इनको आप यूज कर लेना अपने आंसर में। जैसे मोटा अनाज, मोटा अनाज इस समय केंद्र में है सरकार की पॉलिसी में। आपको ये देखिए अभी एक और डेटा मोटा अनाज से संबंधित बताया जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, कैसे उसने अपने अपने इस 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के खाद्यान्न मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इसलिए सरकार का मुख्य फोकस है इस बार मोटे अनाज पर, और मोटे अनाज पर मुख्य फोकस है तो मतलब क्या है, जो आपका उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना, ये आर्थिक विकास में, आर्थिक वृद्धि में पिछड़ा रहता है। और यहाँ पर अगर इस मोटे अनाज को यदि सरकार अपने केंद्र बिंदु पॉलिसी के केंद्र में लेकर चलती है तो इसका विकास भी संभव हो सकता है। लेकिन यहाँ केंद्रीय बजट में कौन सी योजना है, श्री अन्न, श्री अन्न की जो चर्चा की गई है वह आपकी मोटे अनाज से संबंधित है। तो सरकार के प्रयासों के स्तर पर श्री अन्न जरूर बताना आप जब भी बताना। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है। देखो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लेकर सरकार ने बजट पास किया है ना, अभी ये बताया जाएगा आपको। लेकिन राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में आपको यह याद रखना है कि 2030 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन करना। एमएमटी मतलब मिलियन मीट्रिक टन का। देखो हाइड्रोजन जो होता है आपका स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। अब स्वच्छ ईंधन के रूप में सरकार वैकल्पिक ऊर्जा की लगातार बात कर रही है, और वैकल्पिक ऊर्जा में आपको हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी चर्चा कर देनी चाहिए। केवल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। इसे भी आप फोकस एरिया में रख सकते हैं सरकार के। तो इसको लेकर यह हाइड्रोजन मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। फिर देखिए अगला बात आती है कि रासायनिक उर्वरकों को लेकर सरकार क्या कर रही है, लगातार बोल रही है कि आप रासायनिक उर्वरकों, किसानों से बोल रही है, भाई निवेदन कर रही है कि आप रासायनिक उर्वरकों का कम इस्तेमाल करिए, इसकी जगह आप नीम कोटेड यूरिया हो गया है ना, नैनो यूरिया हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को लेकर सरकार ने इस बार बजट में पीएम प्रणाम योजना लेकर आए। पीएम प्रणाम योजना क्या है, यह रासायनिक उर्वरकों को संतुलित करने और प्रयोग वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देगी, है ना, वही चीजें हैं। बस वो योजना का नाम आपको याद रखना है, पीएम प्रणाम योजना। मिष्टी योजना, देखिए मिष्टी योजना कहां पर आप कोट कर सकते हो, जब भी पर्यावरण के क्षेत्र में यदि मैंग्रोव को लेकर के, मैंग्रोव पौधारोपण को लेकर के अगर कोई सरकार के उपायों के स्तर पर आए, सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो वहां पर सरकार की योजना के स्तर पर इस मिष्टी योजना को आपको कोट करना है। और भारत श्री किससे संबंधित है, भारत श्री जो आपके 1 लाख प्राचीन पुरालेख है ना, उनके डिजिटलीकरण का प्रयास कर रही है। देखो यार सरकार जो सांस्कृतिक धरोहर है आपकी ना, उनके पुनर्जीवीकरण का प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसी संदर्भ में यह भारत श्री योजना भी आपको देखनी चाहिए कि पुरालेख है इनको सुरक्षित रखने के लिए इनका डिजिटलीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार ने भारत श्री योजना अपने केंद्रीय बजट में इस बार निर्धारित की है। चलिए ये तो हो गया सरकार के केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण जो कदम है इस बार। अब अगला है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। क्या भ्रष्टाचार जैसी जो चुनौती है, सरकार आप कहीं पर भी बहुत सारी जितनी भी योजनाएं लिखते हैं वहां पर भ्रष्टाचार आप जरूर बताते हैं चुनौती के स्तर पे, है ना। गवर्नेंस के टॉपिक में आप कई जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, या एथिक्स पेपर में आप यूज कर सकते हैं ना भ्रष्टाचार को। 5वीं 6ठी यूनिट जो आपकी गवर्नेंस से संबंधित है, तब उसमें आपको जानकारी क्या होनी चाहिए, उसमें जानकारी यह होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक कहां पर है। भारत की 50वीं रैंक है ना। ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है, इसके द्वारा जो सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक 50वीं है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि भारत कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सूचकांक आपके लिए। अगला आपका अल्पसंख्यक मामले में जो रिपोर्ट आई, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट आई, इसमें बोला जाता है, अक्सर बोला जाता है कि हमारे यहाँ क्या है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वैश्विक स्तर पर यह सदैव माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन भैया हम इसको काट सकते हैं किस आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर अल्पसंख्यकों के लिए कोई सबसे सुरक्षित, सबसे बेहतर राष्ट्र है ना, तो आपका भारत है। तो आप देख सकते हो जीएस पेपर 1 में यदि अल्पसंख्यकों पर, सुभेद्य वर्गों में अल्पसंख्यकों पर यदि कोई प्रश्न आता है तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहतरीन हो जाती है कि नहीं। आप तो इस रिपोर्ट के साथ इंट्रोडक्शन अपना शुरू करिए, तो यहाँ से एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा हाँ कितना बेहतरीन एक तरीके से यह अपडेट रखते हैं अल्पसंख्यक की स्थिति को लेकर के, है ना। तो ऐसी ही रिपोर्ट्स वगैरह को आप अपना आधार बनाया करिए इंट्रोडक्शन का।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए यह है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसके द्वारा जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है ना, आप देखो सीमा सुरक्षा पर जब भी आप लिखते हैं ना, सीमा संबंधी चुनौतियों के स्तर पर आतंकवाद को प्रमुख चुनौती के रूप में आप बताते हैं, तो आप बताएंगे कि जो आतंकवाद से भारत प्रभावित है, तो अब प्रभावित है तो किस तरीके से आप बताएंगे, तो इसमें आप बता सकते हैं इस सूचकांक को सहारा लेकर, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आतंकवाद प्रभावित राष्ट्रों में भारत 13वें स्थान पर है। आप देख रहे हैं इसकी रैंकिंग 13वीं है, इसका मतलब आतंकवाद से बहुत अधिक प्रभावित है। तो आतंकवाद संबंधी कोई भी प्रश्न आता है, जब इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आने की गुंजाइश सबसे ज्यादा रहती है, तो वहां पर इस आतंकवाद सूचकांक को अपना आधार बनाइए, और इसको आप कुछ बहुत मिनिमम आपके सूचकांक बताए जा रहे हैं, इनकी रैंक्स आप याद कर सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक बताया गया आपको, वो कई जगह पर आप यूज कर सकते हैं, भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी प्रश्न आता है ना, तो ये इस तरीके का डेटा आपके पास दिमाग में होना चाहिए, तभी आप एग्जाम्पल्स के तौर पर उसको डालेंगे, अदरवाइज आपका आंसर बहुत सतही लगेगा जब तक आप इस तरीके फैक्ट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए पर्यावरण प्रदर्शन को लेकर सूचकांक आता है। देखो आपने जलवायु प्रदर्शन को लेकर सूचकांक पढ़ा पीछे, जलवायु प्रदर्शन को लेकर जो सूचकांक रहा उसमें टॉप 10 में हमारा भारत आया। वहां हमने बताया भारत जलवायु क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी रणनीतियों को लागू कर रहा है। लेकिन वही एक दूसरा सूचकांक है आपका पर्यावरण प्रदर्शन, पूरे पर्यावरण की बात की जा रही है, यहाँ पर जैव विविधता भी हो सकती है ना, कई चीजें शामिल हो सकती हैं। अब इसको लेकर के जब सूचकांक आता है तो यहाँ हमारा भारत जानते हैं कहाँ दिखाई देता है, यहाँ भारत सबसे लास्ट अंतिम स्थान पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यह चिंता का एक विषय हो गया। जब भी भारत के प्रयासों के स्तर पर, सफल प्रयासों के स्तर पर बताएंगे तो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स को बता देना, जब भी भारत की आप रणनीतियों की विफलता के बारे में लिखिएगा तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में बता देना। तो यही इस तरीके से ही देखिए इन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर इनका प्रयोग कैसे करेंगे ये बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझाया जाएगा आपको। अब देखिए G20 के बारे में, आपको G20 के बारे में ऐसे भी लिखने में आ सकता है, आपको हो सकता है G20 के बारे में कई किसी भी सब्जेक्ट्स में पूछा जा सकता है, उसकी भूमिका को लेकर के या भारत की भूमिका को लेकर के। तब इसमें बताना क्या है, यह ध्यान रखना है 2023 के लिए भारत ने देखिए अध्यक्षता की, पता है आपको 18वीं समिट में इस बार अध्यक्षता की गई है और भारत के द्वारा, यह आपको बताना है। और इसकी थीम वगैरह आपको तो सारा पता ही होगा, वन अर्थ है ना, पता है कि नहीं पता है आपको, वन अर्थ वन फ्यूचर करके थीम है इसकी कि नहीं है, ये भूल गए आप, तो यह थीम वगैरह भी आप याद रखनी है आपको है। चलिए आगे देखते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह इसकी थीम है। अब आपको क्लियर ढंग से इसको याद कर लेना है और इसको डबल एक तरीके से इन्वर्टेड कामा में इसको डालना है जब भी आप G20 पर लिखिएगा। शुरुआत आप इंट्रोडक्शन की इसी तरीके से बनाइए, अध्यक्षता भारत, और इसकी थीम इस तरीके की है ना, जो वसुधैव कुटुंबकम के भीतर ही आपकी आती है या थीम। चलिए आगे आगे देखते हैं, जो परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 आया ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसको कहां पर प्रयोग करना है, इसको देखिए आप जनसंख्या वाले मुद्दे में यूज कर सकते हैं, है ना, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं कहां पर, इकोनॉमी वाले सेक्टर में यूज कर सकते हैं, है ना। जीएस पेपर 1 में लैंगिक भेदभाव जैसी समस्या, जो लिंगानुपात की समस्या रहती थी ना, जिसमें महिलाओं की संख्या सदैव कम देखी गई थी लिंगानुपात के मामले में, अब क्या है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, इसका डेटा आया है, क्योंकि अभी जनगणना तो आई नहीं है 2021 की, है ना, उसमें थोड़ा सा लेट हुआ है कोविड के कारण, लेकिन फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां है, इसका डेटा है, इसमें पाया गया कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो आपका 1017 हो गया है, यानी कि अब 17 जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं ये ज्यादा हो गई हैं पुरुषों से, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो यह सकारात्मक न्यूज भी मानी जा सकती है हमारे लिए। तो इसको बताना है हमें उत्तर प्रदेश के, जब सफलतापूर्वक कदमों के आधार पर बताएंगे, नीतिगत सफलता के आधार पर, है ना, तो आप वहां पर इसको शामिल करना जरूर कि उत्तर प्रदेश का भी लिंगानुपात कितना हो गया, 1017 हो गया है। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार बताया गया, क्योंकि भाई ये रेफरेंस जरूर दिया कीजिए, ये नहीं आप सीधे बता दीजिए कि महिलाओं का जो मनरेगा में प्रतिशत है वो 57% हो गया है, इस आधार पर मनरेगा के महिलाकरण की बात की जा रही है। अब कहा किसने है भाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, आप इसको रेफरेंस देते हुए सदैव अपने डेटा को बताया करिए। तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी से संबंधित हो सकता है आ जाए प्रश्न, या पेपर 2 पॉलिटी में भी अगर मनरेगा के भूमिका पर आता है, सॉरी उसकी पंचायती संस्थानों की भूमिका पर यदि प्रश्न आता है तो वहां पर इसको डेटा को यूज किया जा सकता है। देखो बात यह है कि 100 में से 57% महिलाएं हो गई, चलो महिलाओं मनरेगा के महिलाकरण को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज भी हो जाती है कि महिलाओं की जो पीरियाडिक लेबर फोर्स है ना, इसमें रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है, चलिए समझ में आया। तो लेबर फोर्स अगर रेशियो बढ़ रहा है, इसके साथ हमें एक नकारात्मक इसके पहलू भी देखने हैं कि महिलाओं पर क्या होता है, एक दोहरी जिम्मेदारी बढ़ती है, एक तो परिवार की, एक इस तरीके की जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि जो पुरुष होते हैं, कहां पर महिलाएं ये काम करती हैं, जहां पर पुरुष इनके प्रोफेशन के माध्यम से कहां बाहर कमाने जाते हैं ना, वहीं पर महिलाओं को क्या होता है, मनरेगा वगैरह में आदि कार्य करके अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी संभालना पड़ता है ना। तो ये सारी समस्याएं भी महिलाओं के साथ यहाँ से निकल कर आती हैं। तो इस डेटा को कैसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एंगल पर भी यूज करना है और एक निगेटिव एंगल पर भी इसको यूज करना है। तो एक ही डेटा को यूज करना भी आना चाहिए आपको अलग अलग डायमेंशंस पर। अब राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में पीछे आपको बताया गया था ना, बजट में जो चर्चा की गई थी, 5 मिलियन मेट्रिक टन इतना उत्पादन करना है हमको 2030 तक, किससे, हाइड्रोजन ईंधन के माध्यम से ऊर्जा का, है ना।
अब बात आएगी तो इसका फायदा क्या है। देखो स्वच्छ ईंधन है तो जीवाश्म ईंधन की निर्भरता क्या होगी, घटेगी इसके माध्यम से, और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन इससे कम होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। अभी वर्तमान में देखिए पीछे डेटा हमने पढ़ा था उसमें 73% की बात की गई थी कि विद्युत का उत्पादन होता है किससे, कोयला आधारित संयंत्रों से। लेकिन वही जीवाश्म ईंधन आधारित अगर वर्तमान अभी अपडेट जो आई है वो 60% के आसपास है निर्भरता। तो आप थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा उसको, 73% की जगह लिख लीजिएगा 60% से अधिक, है ना, इस तरीके से यूज करिएगा कि वर्तमान में जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है हमारी वो 60% से अधिक है। फिर देखो यह देखिए आपका जो एग्जाम्पल है बहुत बेहतरीन है। कैसे, जब आप बताते हैं कि कोई भी अगर समस्या है, आपके किसी क्षेत्र में समस्या मौजूद है, उसमें स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब स्थानीय समुदायों की भूमिका आपने बता दिया कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, इसका एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है भेराराम भाकर के रूप में। देखो भेराराम भाकर जो है आपके राजस्थान क्षेत्र में ये वृक्ष शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 24 वर्षों में 4 लाख से ज्यादा इन्होंने पेड़ लगाए और 1.5 लाख से अधिक लोगों को इन्होंने इस अभियान से जोड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि इस वानिकी अभियान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और वृक्षारोपण के माध्यम से केवल यह नहीं है कि वृक्षारोपण हो गया तो केवल उस जो क्षेत्र में केवल वृक्षों की संख्या बढ़ गई और बेहतरीन ढंग से क्या है उनको वहां पर प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी, है ना, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, ये सारे फायदे तो हैं ही हैं। इसके साथ ही देखो वृक्ष लगाने से ग्राउंड वाटर बेहतर होगा, ग्राउंड वाटर बेहतर होगा तो इसका सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा। कृषि बढ़ने से उत्पादन अधिशेष, उससे लोगों की आर्थिक आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से रोजगार के अवसर के सृजन होंगे वहां पर। तो ये बहुत इनडायरेक्ट वे में बहुत तरीके से फायदा पहुंचाता है, कौन सा, वृक्षारोपण। तो इसीलिए वृक्षारोपण के माध्यम से बहुत सारी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। वृक्षारोपण के बहुत सीमित फायदे नहीं होते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तब, इस तरीके से रिलेट करेंगे तब समझ आएगा। तो यहाँ पे आपको बेहतरीन केस स्टडी डालनी है किसकी, भेराराम भाकर की, वृक्ष शिक्षक हैं जो आपके। इनका रोल मॉडल की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है कि अगर आदमी कमिटमेंट कर लेना किसी कार्य को करने के लिए तो क्या नहीं कर सकता है ना। जैसे आप जानते हो ना कि डायलॉग सुना है आपने किसका, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कौन है, तो उनका भी कमिटमेंट ही था। जब कमिटमेंट के स्तर पर आपके पास ये ऐसे एग्जांपल होंगे, और ये अपडेटेड एग्जांपल है एकदम, राजेंद्र सिंह का आप एग्जांपल दे सकते हैं जो जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कमिटमेंट के आपके एग्जांपल्स होने चाहिए आपके पास तैयार, जीएस पेपर 4 में भी इनको आप यूज कर सकते हैं। अब अगला है आपका आरबीआई द्वारा जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है, इसका प्रयोग कैसे करना है। देखो पर्यावरणीय विकास को लेकर के सरकार क्या नीतियां बना रही है, इसके साथ साथ आरबीआई के संदर्भ में आप बता सकते हैं आरबीआई भी किस स्तर पर प्रयास कर रही है। आरबीआई कह रही है अब हम सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे, मतलब उन परियोजनाओं के लिए है, उन प्रोजेक्ट के लिए यह बॉन्ड जारी किया जा रहा है जो किससे संबंधित है, आपकी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। देखो पर्यावरण से संबंधित कोई भी अगर प्रोजेक्ट होगा ना, उस संबंध में यह बॉन्ड जारी किया गया है। तो आरबीआई का एक स्टेप है कि नहीं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड का, जब भी आप जीएस पेपर 3 पर्यावरण से संबंधित कोई प्रश्न लिखिएगा सरकार के प्रयासों पर। फिर बताएंगे आपको प्रवासियों पर। देखिए आपको अभी आईआर के पेपर में जब कराया जाएगा तो प्रवासियों पर वहां कराया जाएगा। यदि प्रवासियों पर वहां पर आपसे आता है, जीएस पेपर 2 में भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्रवासियों को लेकर के, या जीएस पेपर 1 में 3 में भी पूछा जा सकता है, 1 में भी पूछा जा सकता है, कई जगहों पर आ सकता है। प्रेषण से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वहां पर इनकी भूमिका को लेकर आ सकता है प्रवासियों की। तो जो 17वां प्रवासी दिवस था वहां प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे एक स्टेटमेंट दिया जाता है, क्या, विदेशियों में रहने वाले जो भारतीय हैं विदेशी धरती पर देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो क्या बताया इन्होंने भारतीयों का ब्रांड एम्बेसडर बोला किसको, प्रवासियों को। तो बढ़िया स्टेटमेंट है कि नहीं प्रवासियों के लिए। तो यह स्टेटमेंट ही सदैव डालते हो अपने आंसर को शुरू किया कीजिए, इस तरीके को कोई बढ़िया स्टेटमेंट मिल जाता है तो इसको आप याद कर लेना। प्रधानमंत्री ने क्या बोला, विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं यानी कि जो प्रवासी हैं विदेशी धरती पर देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है? तो यह बेहतरीन स्टेटमेंट आपको मिला तो इसको आप यूज जरूर करिएगा। फिर देखिए वाइस आप जो ग्लोबल साउथ समिट थी, ये विकासशील देशों की क्या है, एक समिट हुई थी। जो विकासशील देश हैं आपके, जो आपके दक्षिणी परिधि में साउथ साउथ कोऑपरेशन पर कार्य करते हैं ना, इनकी एक समिट होती है। तो इसमें प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया कि आपकी आवाज भारत की आवाज है और आपकी प्राथमिकता क्या है, भारत की प्राथमिकता है। तो यहाँ पर क्या है, भारत आप समझिए, यहाँ पर जब आईआर वगैरह के प्रश्नों में यहाँ पर लिखने को आता है साउथ साउथ कोऑपरेशन पर, तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट या इस तरीके के समिट के माध्यम से भारत इनका लीडरशिप के रूप में, भारत इनके नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ना। इनके लीडर, एक नेता के रूप में भारत क्या है, इन राष्ट्रों के एक नेता के रूप में उभर कर सामने आ सकता है विकासशील देशों के। तो चलिए यहाँ एक समझ में आया एग्जाम्पल। फिर देखिए पशु सखी परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, देखो पशुपालन जब आपको बताया गया था तो वहां पशुपालन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं सारी बताई गई थी। पशुओं के स्तर के समक्ष क्या बताया गया था, सारी चुनौतियां थी, है ना। किसान के समक्ष या पशुपालक के समक्ष क्या चुनौतियां थी, फिर उसके बाद अवसंरचना के स्तर पर क्या क्या चुनौतियां मौजूद थी, सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां मौजूद थी, सारे स्तर पर आपको चुनौतियां बताई गई थी।
अब जब भी पशुपालन से संबंधित आएगा तो प्रश्न आप बढ़िया से लिख तो लेंगे आंसर को, क्योंकि बहुत अच्छे से करा दिया गया है। जिस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्टर में नहीं किया है तो अब जाके वहां से कर लीजिएगा। अब इसमें आपके पास अगर कोई बढ़िया केस स्टडी आ जाती है समाधान के स्तर पर की, जैसे पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौती थी ना, और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी एक चुनौती देखी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, इन दोनों समस्याओं को अगर एक साथ साधा जा रहा है किसी योजना में, तो भाई इससे बढ़िया एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको। इसी संदर्भ में एक झारखंड में जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है पशु सखी परियोजना। यहाँ देखो दो समस्याएं एक साथ साधी जा रही हैं, एक महिला सशक्तिकरण की, एक पशु देखभाल की। और जो महिलाएं यहाँ से जुड़ी हुई होती है ना इस परियोजना से, पशु की देखभाल हेतु जो महिलाएं नियुक्त की जाती हैं उन्हें डॉक्टर दीदी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर दीदी के नाम से उनकी क्या हुआ, ग्रामीण समाज में उनकी साख बढ़ी, दूसरा पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। समझ में आई यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है। तो यह योजना एकदम याद कर लेना, पशुपालन संबंधी जब भी आए तो पशु सखी परियोजना को आप जरूर कोट करके आना। अगला देखते हैं, अगला बताते हैं। अहलूवालिया ने बोला था कि भाई जो शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण के लिए इन्होंने बताया 39 लाख करोड़ 2030 तक लगभग पैसे की आवश्यकता होगी। चलिए यह वित्तीय जरूरत के आधार पर बता सकते हैं कि सरकार को क्या है, वित्तीय प्रबंधन भी करना पड़ेगा। अहलूवालिया रिपोर्ट को आप कोट कर देना वहां पर। देखो मौजूदा वैश्विक, अगला जो आपका आर्टिकल दिया हुआ था वो वैश्विक चुनौतियों पर आया था और उसको समाधान कैसे खोजने की जरूरत है उस पर आपकी 4R टेक्निक बताई गई थी, है ना। 4R टेक्निक क्या थी यह आप समझ लीजिएगा, अगर यूज करने का मौका मिले कहीं पर IR के संबंधित पेपर में या कहीं पर अगर मौका मिल रहा है कि इन चुनौतियों के समाधान के स्तर पर कैसे सरकार को वे फॉरवर्ड में आप इन चीजों को बता सकते हैं 4R टेक्निक को यूज करते हुए। चुनौतियां तो आपको पता ही होंगी, जैसे जलवायु परिवर्तन है, कोविड के बाद की जो मंदी है, भू राजनीतिक संघर्ष है ना, जो आज समय रूस यूक्रेन वार बना हुआ है ना कई वर्षों से, तो ये सारी आपकी चुनौतियां हैं, मौजूदा वैश्विक चुनौतियां हैं। 4R टेक्निक क्या है, 4R में देखिए टेक्निक 4R जो है, पहली है आपकी रिकॉग्निशन, है ना, पहले आप रिकॉग्नाइज करोगे फिर उसको रिफॉर्म करोगे। आप सीक्वेंस समझने की कोशिश करना, पहले रिकॉग्नाइज कीजिए फिर रिफॉर्म कीजिए, है ना, रिफॉर्म करेंगे फिर आप रिस्पॉन्स करेंगे, है ना, रिस्पॉन्स करेंगे तभी क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा, है ना। ये चार जब टेक्निक्स आपकी अपनाई जाएंगी ना तभी आप क्या कर सकते हैं, मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो भूजल से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र में आप जानते हैं कि भूजल की समस्या कितनी गंभीर रूप से बनी हुई है ना, और ग्राउंड वाटर लेवल हमारा कहाँ जा चुका है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो विश्व बैंक ने इसी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारत जो है सबसे बड़ा आपका भूजल प्रयोग करता है। वहीं वहीं एक और चुनौती देखिए यहाँ पर बताई कि भारत की जनसंख्या कितनी है, आपकी टोटल जनसंख्या में विश्व की 17% है, और इसके साथ साथ जो हमारी भौगोलिक हिस्सेदारी कितनी है, 2.4% है। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास भौगोलिक संसाधन बहुत सीमित होंगे, है ना, भारत के पास बहुत सीमित भौगोलिक संसाधन जब मौजूद होंगे और जनसंख्या का भार बहुत अधिक होगा, तो इन चीजों में यहाँ पर मांग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनों की मांग के चलते ही क्या होगा, भूजल का एक तरीके से प्रयोग अधिक से अधिक होगा। तो इसी कारण से जो ग्राउंड वाटर लेवल है नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यह नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या के जब भी नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताइए तो संसाधनों पर दबाव बताते हैं कि नहीं अधिक एक, तो उसी दबाव के चलते ही यह भूजल संकट भी समझने की जरूरत है। इसी संदर्भ में विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है। इसको हालांकि इकोनॉमी के सेक्टर में भी बहुत अच्छे से बताया गया था। जब इकोनॉमी में आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में दबाव के संदर्भ में कई जगह पर इसका यूज कर सकते हैं ना, या आप कृषि के क्षेत्र में भूजल संकट पर आता है तो वहां पर यूज करिएगा इसको। फिर आप देखिए मोटे अनाज पर जब आपको वहां पर पढ़ाया था, श्री अन्न बताया था पीछे, श्री अन्न योजना किससे संबंधित है, मोटे अनाज के संरक्षण से। वहीं पर यह बताया गया था कि यह मोटे अनाज जो है इस बार सरकार की पॉलिसी के केंद्र में है ना, इसके विकास पर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब इसमें इस बार किया क्या गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, इसको आप शामिल कर सकते हैं। और कोई अगर केस स्टडी है, जैसे तमिलनाडु में मोटे अनाज के संरक्षण में सबसे बेहतर प्रयास किए गए हैं ना, यह आप बता सकते हैं केस स्टडी रूप में कोल्ली हेल की। और मोटे अनाज को क्या है, पीडीएस व्यवस्था में जोड़कर भी समाधान ढूंढा जा सकता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में बताया था मैंने किस तरीके से इसको आप पीडीएस वगैरह व्यवस्था से जोड़कर समाधान खाद्य सुरक्षा के संबंध में प्रयास कर सकते हैं। तो इतने सारे आपको बेहतरीन तरीके से एंगल सारे बताए जाते हैं समझने के, और इससे बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे न्यूज को यूज किया जाता है। अब देखो अमृतकाल का पहला बजट जो आया उसमें कुछ चीजें आपकी, इनको आप इंट्रोडक्शन वगैरह के में भी यूज कर सकते हैं, या कुछ जानकारियां ऐसी जिनको कई जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे इस बार का जो बजट है इंडिया @75 से इंडिया @100 की ओर है, और यही 25 वर्ष आपके कौन से हैं, अमृतकाल के वर्ष हैं। फिर आपको पता होगा, जानकारी है कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। वर्तमान में कितनी है, 1.97 लाख रुपये है ना इस बार जो बजट में आपके उसके अनुसार यह बताया जा रहा है। फिर देखो आपको बताना है कर और जीडीपी का अनुपात कितना है, 17% के आसपास है। अब बात इस बार के बजट में जो की गई है वो अमृतकाल की 7 प्राथमिकताएं, मतलब जो आपके 25 वर्ष रहेंगे सरकार क्या है 7 प्राथमिकताओं पर कार्य करेगी। देखो सरकार बदल सकती है लेकिन ये 7 प्राथमिकताएं बहुत बेहतरीन है, और इनको आप बिल्कुल जहां भी मौका मिले वहां आप चिपका देना। कैसे,
देखो 7 प्राथमिकताओं में अगर आप हरित विकास संबंधी पर्यावरण पर कोई प्रश्न लिखना ना, तो कंक्लूजन के स्तर पर लिखना, अंततः सरकार के द्वारा अमृत काल के अमृत महोत्सव में 7 प्राथमिकताओं में से हरित विकास भी एक प्राथमिकता है। पीछे देखो आपको बताया गया कैसे यूज करना है। फिर आप जनांकी लाभांश पर जब लिखेंगे ना, तो वहां आप इस चिपका सकते हैं इस एक प्राथमिकता को, कौन सी, युवा विकास। और समावेशी विकास पर लिखेंगे तो वहां पर इसका रेफरेंस देते हुए बता सकते हैं, है ना। या अवसंरचना वगैरह पर लिखेंगे, वहां भी बताएंगे कि भाई प्राथमिकताओं में से एक रखा गया है अवसंरचना के विकास को या निवेश आकर्षण को। ये सारे देखो कंक्लूजन आपके तैयार हैं। यहां से कंक्लूड आप GS1 से लेकर और GS6 तक के पेपर में बहुत जगह पर इसका कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, कंक्लूजन में भी मैं लाइन भी बता रहा हूं कि अंततः जब आप कंक्लूड करोगे, निष्कर्षतः सरकार के द्वारा आजादी अमृत काल की 7 प्राथमिकताओं में से हरित विकास को भी एक प्राथमिकता के रूप में शामिल किया गया है। अब सातों प्राथमिकताएं आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सातों अगर याद रहेंगी तो फिर आप इनको अलग अलग डायमेंशन पर खोल सकते हैं। और एक आंसर आपका ऐसा भी रहेगा जहां आप अमृत काल की सातों प्राथमिकताएं बता देंगे, जब सरकार के विजन पर आपको बताना होगा, है ना। निबंध वगैरह में इनका बेहतरीन ढंग से आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, देखो याद कैसे रखनी है, रटनी नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए हमारे यहाँ कैसी जनांकी लाभांश की स्थिति है। तो हम सरकार फोकस करेगी, केंद्र में किसको रखेगी, अगले 25 वर्षों के लिए हम जनांकी लाभांश की स्थिति में रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, युवा शक्ति पर प्रमुख रूप से फोकस करेंगे, है ना। तो सबसे पहली प्राथमिकता हम युवा शक्ति के रूप में देखेंगे। फिर क्या है, जब हमारे पास युवा होगा तो हम इसमें क्षमता निर्माण करेंगे, दूसरी प्राथमिकता हो गई। अब क्षमता निर्माण करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब क्षमता निर्माण हो जाएगा तो वित्तीय क्षेत्र से जुड़ जाएगा युवा हमारा, तीसरी प्राथमिकता क्लियर हो गई। फिर यह अवसंरचना व निवेश के क्षेत्र में, है ना, जब वित्तीय क्षेत्र से जुड़ेगा पैसा आएगा तो अवसंरचना का विकास भी करेगा और निवेश भी करेगा। तो ये चौथी प्राथमिकता यहाँ से क्लियर हुई। फिर देखिए, क्या केवल यहाँ से आर्थिक वृद्धि के रूप में ही सरकार को आगे बढ़ाना चाहती है, नहीं ना। इसके साथ साथ हरित विकास भी सरकार का प्रमुख केंद्र फोकस है ना, पर्यावरण विकास भी जरूरी है। तो पांचवी प्राथमिकता हो गई हरित विकास की। अब यह चीजें जब एक साथ चलेंगी, आर्थिक विकास और पर्यावरण विकास, तो भाई विकास कहाँ, अंतिम छोर तक पहुंचेगा। अंतिम छोर तक विकास पहुंचने की घटना ही कहलाती है आपकी समावेशी विकास। तो छठवीं और सातवीं आपको समझ में आ गई प्राथमिकता कौन सी है। अब ये सातों प्राथमिकता याद करने की जरूरत है क्या, युवा शक्ति को पकड़ लीजिए और युवा शक्ति का विकास करते हुए ही आप सातवीं प्राथमिकता तक पहुंच जाएंगे। तो सातों प्राथमिकताएं आपको बहुत आसानी से याद हो गई होंगी, और कैसे यूज करना है हर जगह पर यह भी आपको बता दिया गया होगा। राजस्थान का खुला जेल मॉडल आप यूज कर सकते हैं। जैसे जेल सुधार पर कभी भी लिखने को आएगा तो आप खुला जेल मॉडल को रखिएगा, है ना। जेल को यदि खोल कर अगर मतलब खुला तरीके से रखेंगे, कैदियों को यदि पर्याप्त रूप से क्या है, मतलब कि एक कैदी की तरह मत रखिएगा उसको, है ना। तो तभी जेल में क्या हो सकता है, कई सुधार देखे जा सकते हैं, कैदियों की मानसिकता में सुधार देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप लागू कर सकते हैं। देखो नेट जीरो कार्बन आप जानते हैं 2070 तक भारत का लक्ष्य क्या है, नेट जीरो कार्बन रखना। लेकिन हमें इसके सामने चुनौतियां पता होनी चाहिए, क्या क्या हमारे सरकार के सामने चुनौतियां मौजूद हैं। एक बड़ी चुनौती क्या है, आप जानते हैं कि बड़ी मात्रा में अभी भी हम 60% से अधिक किस पर निर्भर हैं, जीवाश्म ईंधन पर। तो भैया जब तक हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहेंगे तब तक हम नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कितने स्तर पर, एक सीमित मात्रा में ही तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए एक चुनौती यह भी आती है। एक बात की जाती है कि भाई कि आप लगातार बोलते हैं कि कोयला आधारित संयंत्रों को बंद कर दीजिए, कैसे बंद कर दोगे भाई, जब ऊर्जा संकट की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि 60% से ज्यादा तो हम जीवाश्म ईंधन से ही क्या कर रहे हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं। चलिए उसके बाद दूसरी कौन सी चुनौती है, प्रौद्योगिकी की चुनौती है ना। हमारे पास प्रौद्योगिकी उस स्तर की नहीं है ना कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन कर सकें। दूसरी लिथियम कोबाल्ट और धातु, इनके आयात पर सदैव निर्भरता रहती है हमारी, आप जानते ही है ना। फिर एक पूंजी, बड़े स्तर की पूंजी की अनुपलब्धता है हमारे पास। सरकार क्या है, ऑलरेडी राजकोषीय घाटे की स्थिति में है। दूसरी क्या है, चौथी क्या है, चौथी विकास और पर्यावरण में उत्पादन, है ना। देखो अब एक बात बताओ, विकास और पर्यावरण इनमें संतुलन बनाना बहुत कठिन हो जाता है, यह एक बड़ी चुनौती हो जाती है सरकार के सामने। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्यों, क्योंकि कौशल तकनीक के लिए अगर आप तकनीक को एक तरीके से अगर चाहते हैं कि विकसित राष्ट्रों जैसी तकनीक भी हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हम इस रास्ते पर जा सकें आगे, तो इसके लिए कौशल तकनीक के लिए हमें किस पर निर्भरता दिखानी है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए हम विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं नेट जीरो कार्बन के समक्ष हमारे सामने, और ये बहुत क्लियर तरीके से आपके दिमाग में होनी भी चाहिए, है ना, बहुत आसान भी है। फिर अगली है आपकी शहरी आबादी को लेकर के। देखो शहरी आबादी वर्तमान में कितनी है, 35%। यह बताया गया 2050 तक यह 60% तक होने की संभावना है। तो यही शहरीकरण के कारण जो आगे बढ़ती समस्याएं हैं ना, उनके समाधान के स्तर पर भी पीछे आपको देखो कुछ केस स्टडीज गुजरात और उसकी बताई गई, इन मॉडल्स को अपनाया जा सकता है। और शहरीकरण के कारण कौन सी समस्याएं हैं अभी मौजूद, वो और भयावह हो सकती हैं अगर सही ढंग से समाधान नहीं किया गया शहरीकरण के स्तर पर। बात अब आती है भारतीय शहरों में क्या हुआ, पीछे आपको बताया गया था कि अभी एक सर्वे के बारे में आगे बताएंगे, जहां बताएंगे कि महिलाओं ने क्या किया, सुरक्षा के कारण, सुरक्षा के पहलू पर ध्यान देते हुए उन्होंने क्या किया, शिक्षा और रोजगार के अवसर को ठुकरा दिया। कैसे, आप समझो, यदि उनको बेहतर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो स्कूलों वगैरह में वो सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी। महिलाओं के प्रति शहरों में जो बढ़ती हिंसा है, उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं ना, उनके कारण क्या महिला शैक्षिक संस्थानों में जाना चाहेगी, या कोई संगठन में, मान लीजिए कोई संगठन है
वहां पर कार्यस्थल पर, है ना, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं अगर लगातार बढ़ेंगी तो क्या वहां पर वो जाना चाहेगी, संगठन को ज्वाइन करना चाहेगी? नहीं ज्वाइन करना चाहेगी किसी भी रोजगार, तो रोजगार के अवसर को ठुकरा रही है कि नहीं महिला ठुकरा रही है? तो सबसे जरूरी क्या है उसके लिए? सबसे जरूरी है उसके लिए सुरक्षा की बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सुविधा मुहैया कराई जाए। जब तक आप सुरक्षा की सुविधा मुहैया नहीं कराओगे महिला के लिए, तब तक वह शिक्षा और रोजगार इन जगहों पर पीछे ही खड़ी नजर आएगी पुरुष से। और 52%, 100 में से 50 महिलाएं ऐसी थी, जो सर्वे हुआ उसमें पाया गया 100 में से 50 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सुरक्षा के कारण ही शिक्षा और रोजगार के अवसर को ठुकरा दिया। अब देखो इसमें ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन आपको कोट कर देना है, इसका सर्वे है ये। फिर आप देखिए, फिर आप जब हवाई द्वीप पर लिखेंगे, हवाई द्वीप के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जो मौनी स्थान है, यहाँ वनाग्नि की घटना पाई गई। वनाग्नि की घटना जब घटित हुई तो यहाँ पर व्यापक स्तर पर जनधन के और पर्यावरण की क्षति होती है। देखो वनाग्नि पर अगर कोई भी प्रश्न आता है लिखने के लिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा पर आता है, ये तो आप जानते हैं कारण के स्तर पर प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण के स्तर पर आप बताते हैं, दो चीजों पर आप कारणों को लिखते हैं। लेकिन वनाग्नि पर अगर कोई घटना आती है तो अब देखिए आप तुरंत के तुरंत आपको बनाना है हवाई द्वीप के बारे में। हवाई द्वीप की आपको लोकेशन भी अगर आप बता देंगे साथ के साथ तो और बेहतर हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए आप तुरंत अमेरिका का चित्र बनाएंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का, और हवाई द्वीप की लोकेशन आप बता देंगे, है ना। तो इस हवाई द्वीप पर लगातार वनाग्नि जैसी घटनाएं, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती रहती हैं। और वनाग्नि के कारण आप देख रहे हैं आकाशीय बिजली, आकस्मिक सूखा, सक्रिय ज्वालामुखी, हीट वेव्स और जलवायु परिवर्तन, ये सारे कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। मानवजनित कारण क्या हो सकते हैं? शिकार हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, शहरीकरण हो गया, ये सारे क्या है? मानवजनित कारण है। और समाधान के स्तर पर जब भी लिखना है तो समाधान के स्तर पर एक तो होता है आपका आपदा प्रबंधन के स्तर पर जब लिखना होता है तो आप आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद, या इसको लेकर जो संस्थागत प्रयास किए गए हैं जैसे एनडीएमए को डालना है आपको, और ह्यूगो वगैरह को डालना है, ह्यूगो कन्वेंशन को और सेंडाई फ्रेमवर्क को। ये सारी चीजें आपको जरूर डालनी चाहिए जब भी आप फ्रेमवर्क के स्तर पर, जब भी आप संस्थागत प्रयास के स्तर पर लिखेंगे तो इन्हें जरूर बताइएगा, है ना। वैधानिक प्रयास क्या किए जाते हैं, संस्थागत स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, फिर आप बताएंगे आपदा प्रबंधन के स्तर पर किस तरीके से सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो ये सारी बातें, फिर आप तकनीक को भी बता सकते हैं, कैसे तकनीक वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, है ना। सैटेलाइट्स वगैरह का प्रयोग करके मानचित्रण या मॉनिटरिंग बेहतर करके भी इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। और कोई अगर केस स्टडी है, जैसे बाढ़ पर आपको बताई गई थी केस स्टडी, कहाँ की? महाराष्ट्र के क्षेत्र की, क्राउड सोर्स डाटा। अगर आपने इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ा है, क्लासेस की है, तो बहुत बेहतरीन ढंग से सारे इंट्रोडक्शन, अगर आपको 125-30 तो इंट्रोडक्शन ही दिए गए हैं, या कंक्लूजन वगैरह के बेस पे कुछ बातें बताई गई है ना, मेन बॉडी में कुछ कैसे सुधार कर सकते हैं, या कुछ फिगर फैक्ट्स को आप कैसे शामिल कर सकते हैं अपने आंसर को थोड़ा क्वालिटेटिव बनाने के लिए, बहुत लिमिटेड चीजें आपको बताई गई हैं, इनको आपको जरूर शामिल करना है और कई बार वीडियोस देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं। और कहां कहां पर यूज कर सकते हैं यह भी आपको बढ़िया से बता दिया गया है। कोई न्यूज मात्र न्यूज की तरह पढ़कर नहीं बताई गई है, उसके यूजेस भी आपको बताए गए हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, और सारे पेपर्स के लिए, कोई एक इस पेपर के लिए स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा है। तो बहुत अच्छे से इन वीडियोस को करके जाइएगा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स को, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। और इसके आगे देखिए आपका पॉलिटी और आईआर का सेक्शन, वहां से बहुत ही कोर एरियाज, बेहतरीन एरियाज बताए जाएंगे जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, और जाएगा भी तो आप लिखने की स्थिति में आप आ जाएंगे, क्योंकि आपके जो माइंड में जो एक फ्रेमिंग हो जाती है ना, किस तरीके से आपको सोचना है आंसर जब भी लिखना शुरू करेंगे, तो वो अगर आपकी फ्रेमिंग बनने लगी ना तो फिर आप कोई भी आंसर डील कर लेंगे अगर नहीं आने वाला भी। उसके बाद जो वर्ड हिस्ट्री के कुछ लिमिटेड 8 से 10 टॉपिक्स आपको बता दी जाएंगे, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आने की गुंजाइश रहती है, वो भी आपके आ जाएंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, और इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ से कंप्लीट होता है।